हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सर्कुलर मोशन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलर मोशन का फंडामेंटल बात किया था। अगर हम पहले लेक्चर को पूरा समराइज करें, पूरी डिटेल में हमने आपको बस एक या दो लाइनें समझाई थी। वो ये थी कि सर्कुलर मोशन एक फोर्स मोशन है, यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको सर्कुलरली मूव कराने के लिए वी नीड अ फोर्स, एंड दैट फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी अगर जाना इस तरफ चाह रही है तो फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं तुमको ये बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी एक सर्कल, तो मैं बताऊं कि अगर यहां पर लेट से कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, और अगर ये बॉडी लेट से इस डायरेक्शन में वे वेलोसिटी से जाना चाह रही है तो वी विल हैव अ फोर्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड टुवर्ड द सेंटर। तो ये बॉडी, अब ये फोर्स ऐसा नहीं यहां पे लगा के छोड़ दिया, लगातार लगता रहेगा, ठीक है, और ये बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती जाएगी। अब इस फोर्स के बारे में याद रखो, तो ये फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर है, एक बात, और दूसरी बात ये फोर्स इस सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात अभी करूं, वैसे आगे भी इसके करना है मेरे को, बस आज हमें कुछ टर्म्स, एक बेसिक टर्म डिस्कस करने, बट फिलहाल फिर हम एक बात आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता दें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज mv²/r। प्लीज रिमेंबर इट, mv²/r। अब ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने फिर से कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखी, सिंपल सी बात है, जरा एक बात सुनना, ठीक है, एक बात जरा सुनना। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी या अगर मैं न्यूटन की बात पर आऊं तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है ना, तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स अगर लगेगा तो उससे क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो अगर इसमें सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी आएगा, और उस एक्सेलरेशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से आने वाले एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट है। समझ में आया। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू v²/r। v²/r इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेयर v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है। टेंजेंशियल में क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं वीटी क्यों बोलता हूं, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बट फिलहाल ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, सर्कुलर मोशन में अगर आप एक लाइन टच करते हुए बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के अलोंग ये वेलोसिटी है, तो इसीलिए हम इस वेलोसिटी को बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है गोल गोल, वो किस लीनियर वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा है, किस टेंजेंशियल वेलोसिटी से आगे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय रेडियस r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये है हमारा सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात। इसके बाद यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी को रोकते हैं, और अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स की। अब यही टर्म जिस बच्चे को तमीज से और अच्छे से समझ में आ गए उसके लिए सर्कुलर मोशन आसान है। मेजरली जिन पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक्सेलरेशन के ऊपर हम दोबारा आएंगे जब हम एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, तो एक बार जरा देखते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लेना, टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, हेडिंग लगा लेना ये, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोग के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीन बेसिक टर्म्स हैं। पहला टर्म आपके लिए है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यार एक बात बताओ, लीनियर मोशन तो आपने पढ़ा है ना, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो ऑलरेडी कवर कर लिया, उसके अंदर आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ रखा है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आपने वैसे भी 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग यहां करते थे, जैसे मैं यहां रफ में बनाऊं, तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, और मान लो इसके पास लेटर से इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, आई डोंट नो अभी एक्सेलरेशन हम कंसीडर करें या ना करें, पर फिलहाल समझ लो कि इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी है जिससे वो आगे जा रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी इस बॉडी की। तो मैं पूछता हूं कि बताओ भैया ये टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट तुम क्या लगाते थे, फॉर्मूला याद है, तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। तो यहां से अगर मैं बोलूं बेटा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी, या फिर आप डी नहीं तो एस लेटर से डिनोट कर सकते हो, एस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यही करते थे ना आप, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, s बराबर v इंटू टी अगर कांस्टेंट मोशन है, और अगर कांस्टेंट मोशन नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते थे जहां पे एक्सेलरेशन आता था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ने कितना आगे बढ़ा, ठीक है ना। अच्छा मैं अब दो तीन टर्म आपको, दो तीन बातें बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुना। मैंने यहां पे हेडिंग लगाई है टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कहूं, यहां पर मैं एक छोटा सा इस जगह पे एक स्टार मार्क भी लगा दूं, ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो टर्म लिखा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ना, याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड तो है लेकिन ये लीनियर मोशन में भी एप्लीकेबल है। और इसको जरा समझ जाओगे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो तुम्हें समझ में आएगा बढ़िया से। और जरा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम सिंबॉलिकली थीटा लेटर से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या जरा समझते हैं, तुमको समझाते हैं। बेटा देखो, पहले मैं बात करता हूं इसको सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेकर के। तो मैं जरा एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, मैं एक सर्कल ले लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। लेट्स से ये इसकी रेडियस है और ये इसका सेंटर है, ठीक है ना, ओके। चलो अब जरा बात समझो मेरी। मैं मानता हूं कि लेट्स से यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए नाम दे देता हूं, और ये यहां से सर्कुलरली मूव कर रहा है, लाइक दिस ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये इसका लीनियर डिस्टेंस है जो ये कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं एस लेटर से, भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को किससे कवर करते हैं, एस से शो करते हैं। ये भाई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है ना। लेकिन सुनो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के मोशन को इस सेंटर के अबाउट ऑब्जर्व करूं, सेंटर के अबाउट ऑब्जर्व करूं, तो ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से स्टार्ट करना चालू किया और मान लो ए से चलते 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 बी पॉइंट तक आया, ठीक है ना। तो अगर मैं बी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दूं तो ए से बी जाते जाते ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल कवर किया है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय द लेटर थीटा। समझ में आया? आसान शब्दों में समझाऊं, देखो क्या हो क्या रहा है पता है। मान लो सर्कुलर मोशन जाए भाड़ में, अभी जरा दिमाग लगाओ। मान लो तुम्हारे सामने गाड़ी खड़ी है, एक कार, एक साइकिल, व्हाटएवर, और वो कार बेचारा सीधे जा रहा है, सीधे। यहां पे जरा तमीज से पढ़ना, कार एकदम सीधे जा रही है तो कार का मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है, ठीक है। लेकिन इस कार को ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं, तो जरा मुझे देखना, मैं अभी ऐसे देख रहा हूं कार को, मेरे सामने थी, जरा मेरा सर मेरी गर्दन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। कार आगे जा रही है वी वेलोसिटी से आगे, ठीक है। अब जैसे जैसे कार आगे जा रही है तो कार को देखने के लिए मेरी गर्दन अभी सीधे पॉइंट कर रही थी, अब गर्दन धीरे धीरे ऐसे 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 घूम रही, नहीं घूम रही है कार को देखने के लिए। तो ये जो मेरी गर्दन जितना एंगल घूमी ना इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, वो गाड़ी कितना डिस्प्लेस की है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। यहां फिक्स पॉइंट मेरी गर्दन है और यहां पे फिक्स पॉइंट ये सेंटर ओ है, तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट गाड़ी कितना एंगल मूव की है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द फील ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये सीधे ऐसे जा रहा है, ठीक है। मेरा हाथ देख लो, ये हाथ, ये शोल्डर मेरा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है और मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, देखो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये हाथ ऐसे था और यहां पहुंच गया, तो जितना एंगल स्वाइप किया इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लीनियर मोशन में कैसे दिखाते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, वी वेलोसिटी से जा रहा था। मैं एक फिक्स पॉइंट ले लूं, पॉइंट ओ, ठीक है। ये जितने भी एंगुलर वाले टर्म है ये फिक्स पॉइंट के अबाउट देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं देखूं तो पॉइंट ओ से ए, ऑब्जेक्ट यहां था पहले, ठीक है ना, और फाइनली ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया यहां से। तो यहां से यहां अगर मैं ओ पॉइंट से मिलाऊं तो ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। आई होप तुमको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी समझ में आई, ठीक है ना। अगर तुमको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी समझ में आई तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल स्वाइप बाय अ बॉडी, एंगल स्वाइप या एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी,
अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में कहानी बहुत सिंपल है सर, ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, समझ में आया? अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ने क्वार्टर एंगल कवर किया, क्वार्टर सर्कल कवर किया, क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल का समझते हो कि अगर मैं इसको ऐसे एक 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दूं पूरे सर्कल को, 4 क्वार्टर में पूरे सर्कल को डिवाइड कर दूं, तो क्वार्टर सर्कल ऑब्जेक्ट ने कैसे कवर किया होगा? वो ए से चला 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 और यहां पहुंच गया सी पे। तो ए से सी अगर उसने क्वार्टर सर्कल कवर किया तो कितना एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो ए से सी को अगर मैं कनेक्ट करूं तो दिस इज द एंगल, और ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 90 डिग्री नहीं, ना ना ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जवाब आप जब भी देंगे ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मेजर है वो एंगल ही कि कितना एंगल स्वाइप कर रहा है, बट इस एंगल को हम एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, और एंगल को मेजर करने की एसआई यूनिट क्या है? रेडियंस। तो जब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर देंगे, यू ऑलवेज हैव टू आंसर विद इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। आप ये मत बोलना 90 डिग्री 30 डिग्री, नो, यू हैव टू गिव द आंसर इन रेडियंस। और हम ये उम्मीद करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है। तो नहीं आता तो मैं एक छोटी सी बात बता भी देता हूं अभी, फटाफट से सुनो जरा, ठीक है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात यहां पर हो रही थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात में हमने से बता दिया। डेफिनेशन तुमसे कभी नहीं पूछी जाती, कैलकुलेशन में आता है। एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? थीटा का जो मेजरमेंट है ये हमेशा किसमें किया जाता है? थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस, रेडियंस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। उसके अलावा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये स्केलर है या वेक्टर है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती थी? वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब सवाल आया, अच्छा सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तो डायरेक्शन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, डायरेक्शन भी है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन क्या है? बॉडी सर ऐसे घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो थीटा का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज? ना ना, बिल्कुल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। बॉडी एंटी क्लॉक, बड़ा बच्चा मतलब कंफ्यूज रहता है उसको। आज मैं बता रहा हूं 11 क्लास के बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आगे पढ़ाएंगे, ओमेगा, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटीज और इनका डायरेक्शन। बच्चे इतने मासूम भोले भाले होते, बोलते सर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, तो यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, ध्यान सुनना, थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, जिसका डायरेक्शन जो होता है, द डायरेक्शन ऑफ थीटा, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। अब ये बहुत बड़ी बात लिखी है मैंने भाई, ये छोटी छोटी बातें जिन बच्चों को पता है ना, उनका ही फिजिक्स अच्छा है। जो छोटी छोटी बातें, फॉर्मूला रटना अगेन एक बहुत बेकार सी बात है, फॉर्मूला रट के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। थीटा का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होगा। अब ये बात समझो जरा, बॉडी सर्कुलर मोशन इस प्लेन में कर रही जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो थीटा का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कैसे निकालेंगे? याद रखना, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। देखो बॉडी किस तरफ घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने राइट हैंड को क्या करो, बॉडी के मोशन के अलॉन्ग घुमाओ, राइट हैंड की सारी फिंगर देखो राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जिधर आपका थंब पॉइंट कर रहा है, दिस थंब इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर, तुम्हारी तरफ। तो ये देखो, ये बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड के बाहर, ये है थीटा वेक्टर का डायरेक्शन। अगर यहीं पर लेट अस से मैं बोलता हूं कि एक सेकेंड, ओके, अगर मैं इसको मुझे यहां बनाता हूं, अच्छा चलो मैं यहां लिख लेता हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूं, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी के मोशन को हम लेट्स से इधर, तो अरे यार इसको वापस यहां लाते हैं, हाँ ठीक है, ओके, यहां पे इसे सर्कल मोशन है, यार दिखाना। यहां पर अगर मैं कहता हूं तुमसे कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, बॉडी इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट्स से दिस, ठीक है, एक बॉडी है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट्स से 2 पॉइंट ले लो, सर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है, बॉडी सी से डी आई, ऐसे घूमते करते ऐसे घूमते हुए यहां तक आई, ओके, बहुत बढ़िया। और मैं तुमसे पूछूं सी से डी में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्या करोगे? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है,
और सर्कुलर मोशन में फिक्स पॉइंट है उसका सेंटर। तो सी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो लाइक दिस, डी पॉइंट को भी सेंटर से जोड़ दो लाइक दिस, और सी और डी के बीच में जो एंगल स्वाइप हो, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू डी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं, आई डोंट थिंक सो होनी की। ठीक है, अब थीटा वेक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका अलग केस है, वो अलग कैलकुलेट है, फॉर्मूला बता देंगे इसका। मेजर बात है थीटा का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को आप बॉडी जिधर मूव करी, क्लॉकवाइज मूव करी, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करो तो थंब किधर गया, अंदर, तो अंदर। थीटा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन। और ऐसे क्या है थीटा वेक्टर का, अगर यहां पर देखो, यहां पर बॉडी कैसे घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या है, आउटसाइड। यहां पर थीटा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, बाहर, प्लेन के बाहर। तो प्लेन के बाहर आउटसाइड डायरेक्शन को हम दिखाते कैसे हैं, दिखाते हैं इस डॉट से। अगर हमने डॉट लगा दिया तो दैट शोज द आउटसाइड डायरेक्शन, दैट शोज द आउटसाइड डायरेक्शन, बाहर। और यहां पर थीटा किधर है, अंदर। तो अंदर के लिए हम जो डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर थीटा वेक्टर का डायरेक्शन बोलेंगे तो हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड डायरेक्शन। ये सब नोट कर लेना बेटा, अगर तुमको ये बात पता है तो। वैसे बहुत ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लेना, वरना फिर सिंपल बात है। ठीक है ना। तो थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात हो गई, बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड की, निकालते वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालना भी आओ सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। देखो भाई, सर्कुलर मोशन के अंदर हमको अगर देखना है कि कोई भी वो है, ठीक है, कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करना आसान है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा सुनो। मान लो एक बॉडी है जो ए पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा ए है, और ए से पॉइंट बी तक गई। ठीक है, तो ए से बी वो ऐसे गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, तो बी पॉइंट को यहां से मिला दो, तो दिस एंगल थीटा विल बी कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर कंसर्न्ड विद द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा? ओके, सो लेट अस से बॉडी ए से बी गई है, तो ए से बी तक बॉडी ने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज एस। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, ए से बी में एस कवर किया, ये लेंथ याद आ रहा है, ये लेंथ। और इसको हम लोग, अगर तुमने कभी पढ़ा हो मैथ्स में, इसको हम बोलते थे आर्क लेंथ, एक आर्क की लेंथ, ऐसे पढ़ाते थे सर लोग। याद करो बेटा, ऐसे आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था कि बेटा अगर मैं एक आर्क बना दूं ऐसे, तो इस लेंथ को हम लोग आर्क लेंथ एल से डिनोट करते थे, और ये इसकी रेडियस होती थी आर, और ये एंगल जो स्वाइप होता है इस एंगल को बोलते थे थीटा। याद आ रहा है? और एक रिलेशन पढ़ाया होगा आपको कि जो एंगल होता है, ये थीटा जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। याद आ रहा हो ये रिलेशन? तो अगर नहीं याद आ रहा तो याद कर लो, थीटा इज द एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी एल बाई आर। समझ में आया यहां पर? और अगर मैं इसी चीज को यहां अप्लाई कर दूं तो यहां पर हमारा जो थीटा वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी एस वेक्टर बाई आर। समझ में आया? एस वेक्टर बाई आर, एंड आर इज ऑल्सो अगेन वेक्टर, रेडियस वेक्टर लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे समझ में आया? दिस इज द थीटा। ये फॉर्मूला हमारा। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा अगर हम लोग डायरेक्टली निकालना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन रेडियस आर, एस बाई आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब यहां पर बस लास्ट एक बात करनी है कि थीटा को आप फॉर्मूले से मेजर तो कर लोगे, ये मीटर शीटर में सबने, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर को आपको थीटा को किसमें लिखना है, रेडियंस में। तो हम ये उम्मीद करते हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक है कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो जरा सुन लो, एक छोटा सा नोट पॉइंट करके बस यहां पे खत्म करते हैं। देखो भाई, अगर आपका कभी भी एंगल की वैल्यू दी जाए, जैसे आप करें, आप बताओ पूरे सर्कल में एक बॉडी अगर पूरा सर्कल घूम गई, पूरा सर्कल, तो कितना डिग्री में घूमे, डिग्री में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अगर एक कंप्लीट सर्कल हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्या हुआ, इन वन कंप्लीट सर्कल, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ डिग्री तो दैट विल बी 360 डिग्री। और जब मैं इसको रेडियंस में लिखूंगा ना, तो याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस, और तुमको आंसर रेडियंस में देना है। तो आज के बाद भूल जाओ 360 डिग्री कुछ होता है, 2 पाई रेडियंस बोलना। ठीक है ना। यानी इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 को नीचे ले आए तो हम कह सकते हैं 360 बाई 2 यानी 180। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस। तो आज के बाद कभी भी मैं तुमसे कहूं ना कि एक बॉडी सेमी सर्कल में घूमी है, सेमी सर्कल समझते हो ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो ए से चला और घूमते 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 यहां आ गया सी पे। तो अगर मैं पूछूं बॉडी ने टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गई उसकी पूरी यहां से यहां तक सेमी सर्कल, जिसकी वैल्यू होगी पाई इंटू आर, क्योंकि पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती थी। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा एंगल,
और ये एंगल कितना है 180 डिग्री, नहीं 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियंस, पाई 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 के टर्म में याद करना, ठीक है। अब 180 डिग्री पाई रेडियंस है, तो एक बात बताओ, यहां से एक लास्ट चीज याद रख लेना, तो 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री, सर 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस। बस इतना याद रखना, अगर 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में तुमको याद है, तो कोई भी डिग्री हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो तुरंत। और जरा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देख लेते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियंस है, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देख लेते हैं जिनको आपको याद ही रखना है, हर हालत में याद रखना है उनको आपको, कि हमें डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कुछ भी वैल्यू, जैसे मैं तुमसे एग्जांपल कह दूं 30 डिग्री, एक बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू क्या होगी, रेडियन वैल्यू, तो याद रखना सर जी 1 डिग्री जो होता है दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। अगर 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन है, पाई बाई 180 रेडियन है, ठीक है, तो हमारा 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, हाँ या ना, तो 30 से 180 कैंसिल होकर 6 बचा, तो दिस इंप्लाइज दैट पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री की वैल्यू रेडियंस में कितनी हो गई, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो बिल्कुल वही केस है, एक टॉफी 2 रुपए की मिलती है, तो 10 टॉफी 2 इंटू 10 20 रुपीज की मिलेंगी, 15 टॉफी 30 रुपीज की मिलेंगी। एक टॉफी की कीमत पता हो तो कितनी भी टॉफी की कीमत निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई तो करना है, बस वही है। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन होती है, कोई भी डिग्री, मैं तुमसे कह दूं अच्छा 45 डिग्री बताओ, 45 डिग्री रेडियन में कितना है, तो 1 डिग्री कितना, 1 डिग्री की रेडियन वैल्यू पाई बाई 180, तो 45 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बेटा, पाई बाई 180, ये तो एक टॉफी की कीमत है, इंटू 45, तो 45 से 180 कैंसिल होकर बचा 4, तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। अब ये वैल्यूज आपको लिटरली याद होनी चाहिए आज के बाद। अगर आपको अब तक याद था बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद रखना 45 डिग्री कभी बोलेंगे भी नहीं, हमेशा पाई बाई 4 बोलेंगे। 30 डिग्री कभी बोलेंगे भी नहीं, पाई बाई 6 बोला जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी, अब मैं तुमसे कह दूं बेटा 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, 60 डिग्री रेडियंस में कितना होगा, तो सर 1 डिग्री होता है पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से 180 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, पाई बाई 3 रेडियंस। अच्छा एक कॉमन सेंस भी तो लगा सकते थे, अगर 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन था, तो 60 डिग्री तो 30 का डबल ही है ना, तो क्या मैं 60 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं क्या, सर पाई बाई 6 होता है 30 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 इंटू 2 60 होता है, और देखो पाई बाई 6 इंटू 2 कैंसिल कर दो, कितना आएगा, पाई बाई 3, तो आंसर विल बी पाई बाई 3 रेडियन। मतलब ये सब जुगाड़ है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, हर बार यही नहीं कि हमको हर बार वो एक टॉफी की कीमत सही रहना, वैसे करोगे तो भी आएगा। सर एक टॉफी कितने की, एक टॉफी की कीमत कितनी है, पाई बाई 180, मतलब 1 डिग्री की रेडियन वैल्यू पाई बाई 180, तो 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन वैल्यू पाई बाई 180 इंटू 60, है ना, और यहां से कितना आ जाएगा 3, तो यानी पाई बाई 3, वही चीज आ रही थी जो ऊपर आ रही है ना। 90 डिग्री की रेडियन वैल्यू बताओ, 90 डिग्री की रेडियन वैल्यू, अब देखो क्वेश्चन को 90 डिग्री क्या 45 इंटू 2 होता है, 45 का डबल ही तो होता है, तो अगर 45 की रेडियन वैल्यू पाई बाई 4 है, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री रेडियन वैल्यू पाई बाई 4 इंटू 2, और 2 से 4 कैंसिल होकर पाई बाई 2 आ जाएगा, कॉमन सेंस। वरना क्या करो, एक टॉफी की कीमत पाई बाई 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री की कीमत पाई बाई 180 रेडियंस, 1 डिग्री की रेडियन वैल्यू पाई बाई 180, तो 90 डिग्री की पाई बाई 180 इंटू 90, तो 90 से 180 कैंसिल होकर पाई बाई 2 आएगा, यानी 90 डिग्री की रेडियन वैल्यू आएगी पाई बाई 2 रेडियन, आया ना। ऐसे ही मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ 120 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चा लोग होशियार हो, समझ गए, सर 120 डिग्री, ओहो 60 का डबल, तो 60 कितना है, पाई बाई 3, तो 120 कितना होगा, डबल 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सब जल्दी जल्दी करना है आपको, सब रेडियन में ही आंसर आज के बाद आएगा। मैं तुमसे कह दूं 135 डिग्री बताओ, 135 डिग्री, अब बच्चा कंफ्यूज, सर ये किसका रिलेबल होता है, सोचो सोचो, क्या 135 डिग्री कुछ होता है, इनमें से कोई स्टैंडर्ड एंगल से रिलेट कर सकते हो। 45 डिग्री देखो, 45 प्लस 45 90, और 90 प्लस 45 135, यानी 45 का 3 टाइम्स है ये, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गया तो भाई 45 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, तो 135 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई बाई 4, बहुत बढ़िया भाई। चलो एक दो और बता दो मेरे लिए फटाफट से, 150 डिग्री, चलो देखो 10 सेकंड के अंदर आप वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड के अंदर करना है, उससे ऊपर का टाइम मत लेना, 10 सेकंड के अंदर 150 डिग्री रिलेट करो डायरेक्टली, हर बार वो मत करना कि एक टॉफी की कीमत सिर्फ 150 डिग्री करो, अब जुगाड़ से दिमाग लगाओ, तेज दिमाग बनाओ अपना। 150 डिग्री की रेडियन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री क्या रिलेट करता है, हाँ करता है, बिल्कुल करता है सर। 30 का 5 टाइम, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 तो आएगा, है ना, 3 5 15, तो 150, 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू पाई बाई 6, तो 150 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियन वैल्यू 5 पाई बाई 6, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके आपको कुछ स्टैंडर्ड डिग्री एंगल्स की रेडियन वैल्यू तो दिमाग में होनी चाहिए। 360 डिग्री की ऑलरेडी आपको पता है, 360 डिग्री की तो शुरुआत की थी, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, ठीक है ना, और 180 डिग्री मतलब पाई, 180 डिग्री मतलब पाई। तो आज के बाद ये डिग्री शिग्री भूल जाओ और हमेशा रेडियन याद रखना, हमेशा रेडियन याद रखना, ठीक है ना। 270 डिग्री बताओ, 270 डिग्री इसकी रेडियन वैल्यू कितनी होती है? 270 क्या 90 का 3 टाइम्स है? हाँ है। तो 90 का 90 कितना होता है? पाई बाई 2, तो 270 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। बहुत बढ़िया, ये रेडियन वैल्यूज आपको याद करनी, तो नोट कर लेना कॉपी पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन वैल्यूज आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैसे मेजर करना है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, इसका रिलेशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन और एक बड़ा वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसके अंदर हम पूरा डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसलिए छोटा रखा है, अगला वीडियो मेरा काफी बड़ा होने वाला है, प्रोबेबली वो 1 घंटे का लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर हम पूरा एंगुलर वेलोसिटी को एक बार में डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोग से अपनी नेक्स्ट और अगली वीडियो के अंदर जिसमें एंगुलर वेलोसिटी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और क्वेश्चन पूछ लो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।